दोस्तों सभी को नमस्कार। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का हमारे अपने YouTube चैनल लेट्स क्रैक एवरीथिंग में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम फरवरी 1 से लेकर के 6 फरवरी तक का सारा करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, लास्ट तक देखना। दोस्तों शुरू करते हैं ये बहुत ही शानदार वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही चर्चाओं में रहा एल पेंगलो क्या है। दोस्तों टर्म्स यहाँ पर एक आया है कि एल पेंगलो क्या है। अब दोस्तों इसके ऑप्शन दे रखे हैं कि पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली एक सरप की प्रजाति है, पहाड़ों की चोटी पर पड़ने वाली सूर्य की एक रोशनी है, जलवायु परिवर्तन को लेकर के एक समझौता है क्या, सीमा सुरक्षा करने की एक वैज्ञानिक तकनीक है क्या। तो दोस्तों नाम है एल पेंगलो। मैं आपको एक बता दूं कि इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि यह एक प्राकृतिक घटना है जो कि पहाड़ों की चोटी पर पड़ने वाली सूर्य की रोशनी, जब सूर्य उदय होता है और अस्त होता है तो उसकी जब किरणें पड़ती हैं पहाड़ों की चोटियों पर तो वो विभिन्न रंगों की दिखाई देती हैं, जैसे कि नारंगी, लाल कलर और ये जो पिंक कलर, तो ऐसी दिखाई देती है। यही एक घटना को कहा जाता है एल पेंगलो। देखते हैं क्या है इसमें। अंतरिक्ष यात्री लौरा ओ हारान जो कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर तैनात है, उन्होंने हाल ही में हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के पास एल पेंगलो घटना को प्रदर्शित करने वाली कुछ छवियां साझा की हैं। हिंदुकुश पर्वत देखिए 8 कंट्री से होकर के गुजरता है, शायद आपको पता होगा। अफ़गानिस्तान हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, भारत हो गया, ये सब 8 कंट्री से होकर के तो हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के ऊपर इन्होंने देखा है एल पेंगलो की घटना को। ये व्यक्ति का नाम क्या है? अंतरिक्ष यात्री लौरा ओ हारा। ये वर्तमान में अंतरिक्ष स्टेशन जो कि 400 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पर यहाँ से 400 किलोमीटर की दूरी पर आईएसएस जो वहाँ पर तैनात है, उस पर इन्होंने वहाँ से इन्होंने देखा कि हिंदुकुश श्रृंखला के पास ये घटना उनको दिखाई दी। अब एल पेंगलो क्या है? यह एक प्राकृतिक घटना है जब सूर्य के उदय या अस्त होने पर पर्वतीय ढलानें सूर्य से प्रकाशित होती हैं। एल पेंगलो आमतौर पर देखिए, आमतौर पर लाल, गुलाबी, मैंने आपको पहले ही बताया ऑरेंज कलर के रंगों की श्रेणी में आता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये विद्युत चुंबकीय तरंगें, हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें जिसकी वेवलेंथ सबसे लंबी होती है वो वहाँ पर दिखाई देती हैं। तो हम सबको पता है कि रेड कलर दूर से इसीलिए चमकता है क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। तो लाल, गुलाबी और नारंगी रंग वहाँ से इनको दिखाई दिए हैं। ठीक है, तो ये सबसे लंबी गर्म किरणें हैं और विभिन्न सतहों तक पहुंचती हैं, जबकि ठंडी किरणें छोटी होती हैं और वायुमंडल में तेज़ी से गायब हो जाती हैं। तो ये गर्म किरणें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चर्चा में एल पेंगलो इसीलिए था कि जो अंतरिक्ष में जो तैनात व्यक्ति हैं, अभी हमने उनका नाम लिया, उन्होंने पहाड़ों पर ऐसी रोशनी दिखाई देखी और उन्होंने इस घटना को जो नाम दिया है वो एल पेंगलो है। अगला क्वेश्चन है कि स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया, एक रिपोर्ट आई SPAI की। इसके अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्नो लेपर्ड की संख्या सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। दोस्तों स्नो लेपर्ड, ठीक है, तो इनमें बताया है कि लद्दाख 477 यानी कि 477 अंक के साथ सबसे आगे है स्नो लेपर्ड की संख्या में। उसके बाद कौन आता है? उत्तराखंड आता है, हिमाचल प्रदेश आता है और अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे नंबर ज़्यादा किसका है? लद्दाख का। लद्दाख में कितना बताया? लद्दाख में बताया 477। तो दोस्तों स्नो लेपर्ड SPAI की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार ये आंकड़े जारी हुए हैं और लद्दाख में सबसे ज़्यादा इनकी संख्या बताई गई है। सिक्किम में 21, जम्मू कश्मीर में 9। तो भारत में अगर टोटल हम ये जो स्नो लेपर्ड, इसको हिंदी में हिम तेंदुआ बोलते हैं, भारत में इसकी टोटल आबादी, जो कुल आबादी है विश्व की, तो भारत में उसका 10 से 15% हिस्सा स्नो लेपर्ड का इंडिया में है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया? बहुत दिनों से चर्चा में था कि केंद्र सरकार इस पर कुछ करेगी, लेकिन एक राज्य ने, उस राज्य का नाम हमें बताना है। उत्तर प्रदेश है कि असम है, बिहार है या उत्तराखंड है? दोस्तों इसका सही जवाब है उत्तराखंड। उत्तराखंड के जो CM है पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने UCC
यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए क्या कर दिया है, राज्यसभा में, ये सॉरी, राज्य की विधानसभा में एक बिल पेश किया है। दोस्तों उत्तराखंड, अब बात करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, कि जो भारत के जो भी नागरिक हैं सब पर क्या होगा, समान संहिता अप्लाई होगी। जैसे हमारे यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, अगर सिंपल शब्दों में बताएं तो हमारे यहाँ पर जैसे हिंदू विवाह हो गया तो मुस्लिम विवाह हो गया, तो विवाह को लेकर के, बच्चों को लेकर के, संपत्ति को लेकर के, भूमि को लेकर के, तलाक को लेकर के, सब के लिए एक समान कानून बने। तो इस पर उत्तराखंड ने सबसे पहले ये अपना डिसीजन लिया है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल पेश इन्होंने किया है। अब देखते हैं पारित होता है कि नहीं होता। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर हम बात करें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो हमारे डीपीएसपी हैं उसमें एक आर्टिकल है 44, उसमें समान नागरिक संहिता का वर्णन किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये चर्चा में था इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, इस बिल के पास होने के बाद ये कानून बन जाएगा। इसके साथ ही उत्तराखंड ऐसा लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। और जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट है, जस्टिस रंजना देसाई कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर क्या किया गया, तैयार किया गया। तो ये भी याद रखना है, रंजना देसाई कमेटी थी, उसकी रिपोर्ट के आधार पर ये तैयार किया गया है। मैंने पहले ही बता दिया है कि अनुच्छेद 44 के डीपीएसपी के अंतर्गत ये आते हैं, यूसीसी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही चर्चाओं में रहा कैंडिडा ओरिस क्या है। कैंडिडा ओरिस, नाम यहाँ पर है कैंडिडा ओरिस। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, या प्रोटोजोआ का इन्फेक्शन है। दोस्तों ये एक फंगल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, क्या है, कैंडिडा ओरिस, ठीक है। ये कहाँ पर है, क्या देखा गया, ये संयुक्त अमेरिका में क्या हो रहा है, ये तेज़ी से फैल रहा है, चर्चा में था। तो आपको एक ये इन्फेक्शन है जिसमें कि बुखार भी आता है, ऐसे कुछ है। तो ये सब क्या है ना, अमेरिका में फैल रहा है, तो चर्चा में था, इसलिए इसको इतना याद रखना है कि कैंडिडा ओरिस क्या है, एक फंगल इन्फेक्शन है जो अमेरिका में फैल रहा है। डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बना है। डिजिटल शेंगेन वीज़ा, पहली बात तो ये देखिए, शेंगेन वीज़ा, शेंगेन क्या है, शेंगेन एक मतलब जैसे अपना ईयू होता है ना, ये यूरोपियन यूनियन। अब तो ये एक 26 देशों का एक समूह है जिन्होंने शेंगेन समझौते पर हस्ताक्षर किए थे 1995 में, ठीक है। तो ये एक तरह से ये शेंगेन जो होता है एक कंट्रीज़ का ही ग्रुप है जो क्या करते हैं, आपस में सीमा मुक्त, यानी कि इनके बीच में कोई बॉर्डर नहीं है और ये एक दूसरे के कंट्री में मुक्त आवाजाही कर सकते हैं। तो वो एक शेंगेन ग्रुप है इनका, शेंगेन। तो 26 कंट्री हैं उसमें, ठीक है। तो डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बना है। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फ्रांस और फिनलैंड। हमें पता है कि पेरिस में ओलंपिक होने वाले हैं, तो इन्होंने डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी किया है, लेकिन कुछ लिमिटेड नागरिकों के लिए ही ये जारी किया है। और तो जो पेरिस में, अब देखो इसकी पूरी जानकारी लेते हैं कि पेरिस में 2024 में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि 26 जुलाई से 11 अगस्त और 28 अगस्त से 8 सितंबर की तैयारी में फ्रांसीसी अधिकारियों ने 70,000 डिजिटल वीज़ा देने की ये योजना बनाई है। हालांकि सीमित आवंटन के कारण हर कोई आवेदन करने का इसमें पात्र नहीं होगा। शेंगेन क्षेत्र, अभी हम बात कर रहे थे कि शेंगेन क्षेत्र यूरोप के देशों का एक समूह है, मैंने बताया आपको, जिसने अपनी सीमाओं को समाप्त कर दिया है। इसका अर्थ यह है कि अगर आप जर्मनी से फ्रांस की यात्रा करते हैं, उदाहरण के लिए अपना पासपोर्ट बार बार दिखाए बिना, तो ये एक एग्जाम्पल था कि इन्होंने अपनी सीमाओं को ख़त्म कर दिया, तो वो शेंगेन क्षेत्र में काउंट होता है। 26 कंट्री इसमें शामिल हैं, ठीक है। और ये 26 मार्च 1995 को ये अस्तित्व में आया था, ये हमने आपको बता दिया, ठीक है। ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है। पूछा गया है बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है। दिस मोमेंट, मिडनाइट्स, द रिकॉर्ड्स, फ्लावर्स। दोस्तों ऑप्शन ए जो है दिस मोमेंट, इसने क्या जीता है, बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड जीता है। बात यह है कि 66वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2024 लॉस एंजल्स में आयोजित किए गए। कौन से क्रम के थे, 66वें क्रम के। दिग्गज भारतीय संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन ने
अपने एल्बम दिस मोमेंट, तो नाम किनका आया, शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन, इनके लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता, जो फ्यूजन बैंड शक्ति का एल्बम है। तो आपको यही याद रखना है कि दिस मोमेंट के लिए क्या मिला है, ये बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड मिला है। ठीक है, वहीं अगर बात करें हम सर्वश्रेष्ठ एल्बम का अवार्ड किसने जीता है, तो टेलर स्विफ्ट ने मिडनाइट के लिए सर्वश्रेष्ठ एल्बम का अवार्ड जीता है। तो किसने जीता सर्वश्रेष्ठ एल्बम का अवार्ड, तो किसने जीता, टेलर स्विफ्ट ने मिडनाइट के लिए। और जो था बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का से किसने जीता है, शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन की जो एल्बम है दिस मोमेंट, इसने जीता है। थोड़ा ध्यान रखना है, 66वें क्रम के ग्रैमी अवार्ड थे। कौन से क्रम के थे, 66वें क्रम के ग्रैमी अवार्ड। कहाँ पर आयोजित हुए, लॉस एंजल्स में ये क्या हुए, आयोजित हुए। हाल ही में स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने बनाया है, ऑप्शन है क्रिस्टीना कोच, एंड्रयू मॉर्गन, ओलेग कोनोनेंको और स्कॉट वैली। देखिए रूस के यात्री हैं, ऑप्शन सी है, रूस के यात्री हैं ओलेग कोनेनेंको। इन्होंने 878 दिन यानी कि 2.5 साल से अधिक तक समय तक अंतरिक्ष में रहने के साथ ही अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया है। आपको नाम याद इनका रखना है, ओलेग कोनानेंको कहाँ के हैं, रूस के हैं। कितने दिन रहे, 878 दिन। इन्होंने अपने ही रूस के जो गेनेडी पडल्का है उनके द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को इन्होंने क्या किया है, तोड़ा है। ठीक है, पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है, खेल प्रतियोगिता है ये। तो इसका बिम्स्टेक आपको पता ही होगा, जिसकी स्थापना 1997 में 6 जून को हुई थी। और इसमें बे ऑफ इनिशिएटिव हमने पहले भी डिस्कस किया है इसका। तो ये बिम्स्टेक एक्वेटिक्स जो चैंपियन, इसका आयोजन कहाँ, ढाका, कोलंबो, नई दिल्ली, काठमांडू। तो इसका जो आयोजन किया जा रहा है वो कहाँ पर किया जा रहा है, नई दिल्ली में। तो दोस्तों इसका नई दिल्ली में आयोजन किया जा रहा है कि क्योंकि खेल प्रतियोगिता है, तो इसका जो है उद्घाटन हमारे खेल मंत्री ही करेंगे। तो इन्होंने क्या है, खेल मंत्री को अनुराग सिंह ठाकुर है, इन्होंने क्या किया है, इसका उद्घाटन किया है। बिम्स्टेक जो एक्वेटिक्स जो चैम्पियनशिप है ये 6 से 9 फरवरी तक इसका आयोजन है। और दिल्ली के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स में ये प्रतियोगिता की जा रही है। इसमें 3 खेल शामिल हैं, जैसे तैराकी हो गया, तो ये पानी से संबंधित इसमें खेल शामिल हैं। अगर बिम्स्टेक की बात करें हम, तो बिम्स्टेक की स्थापना मैंने बता ही दी कि आपको 6 जून 1997 में हुई थी। इस ग्रुप में 7 देश हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड देश इसमें शामिल है। सचिवालय इसका जो हेडक्वार्टर जो है वो बांग्लादेश ढाका में है। बिम्स्टेक के महासचिव जो हैं इंद्रमणि पांडे, अभी चर्चा में थे, तो भारतीय राजनयिक हैं ये, तो ये इसके महासचिव हैं। तो दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ था, इसमें 2 क्वेश्चन कवर हो गए हैं। इंद्रमणि पांडे भी करंट का ही न्यूज़ है, अभी हाल ही में नियुक्त हुए थे। और अभी बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियन जो कि नई दिल्ली में हुई है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है और पहली बार हो रही है। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम किस मंत्रालय की एक पहल है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय। दोस्तों ऑप्शन डी जो है इसका संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है। इसके तहत क्या किया जाएगा, सभी गांवों की मैपिंग की जाएगी, बस इसका मकसद यही है। तो इसको शॉर्ट रूप में हम MGMD नाम देते हैं। ठीक है, तो मेरा गांव मेरी धरोहर इस संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है। हाल ही समाचारों में देखी गई रोटोरुआ झील किस देश में स्थित है। ठीक है, ये रोटोरुआ झील ये याद रखना है, थोड़े चर्चा में थी, साइंस एंड टेक से संबंधित है, इकोलॉजी से। तो इसमें जो है साइंस भी घुसी हुई है, इकोलॉजी भी मान सकते हो इसको। तो ये न्यूजीलैंड में है रोटोरुआ झील। ठीक है, इसमें क्या देखा, इस रोटोरुआ झील में क्या बताया गया है कि इसके नीचे निष्क्रिय ज्वालामुखी के केंद्र में एक हाइड्रोथर्मल प्रणाली को प्रकट करते हैं। नए मानचित्र में इन्होंने देखा कि रोटोरुआ झील है, उसके नीचे एक निष्क्रिय ज्वालामुखी के केंद्र में हाइड्रोथर्मल प्रणाली को देखा गया। हाइड्रोथर्मल प्रणाली ये है कि समुद्र का पानी रिस के अंदर जाएगा और अंदर जाते 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 मतलब एक हैवी टेम्परेचर उसका पानी का बनता जाता है, बढ़ता जाता है। तो इस तरह की घटना देखी गई, लेकिन यहाँ पर एक निष्क्रिय ज्वालामुखी था, वहाँ पर ऐसी घटना देखी गई है। तो ये है कि ये खोज झील के नीचे
जो गतिशील भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं जो भी उन पर प्रकाश डालती है। हाइड्रोथर्मल प्रणालियों की जटिल कार्य प्रणाली में, ये तो वैसे लिखने वाली बातें होगी, लेकिन आपको चर्चा में यही है। रोटोरुआ झील क्या कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में है। इसमें अभी हाइड्रोथर्मल प्रणाली को देखा गया एक निष्क्रिय ज्वालामुखी के नीचे। तो इसमें पता चला है कि अभी भी कुछ घटनाएं वहाँ पर हो रही हैं। ठीक है। हाल ही समाचारों में देखी गई गामा रे एस्ट्रोनॉमी पीईवी एनर्जी चरण ग्रेप्स, जिसको कि ग्रेप्स बोलते हैं, गामा रे एस्ट्रोनॉमी पीईवी एनर्जाइज फेज 3 प्रोजेक्ट का प्राथमिक फोकस क्या है? तो इसका फोकस क्या है? ग्रेप्स 3 का फोकस क्या है? कॉस्मिक रे का अध्ययन करना, एक्सोप्लैनेट का अध्ययन करना, डार्क मैटर का अध्ययन करना, और मेजरिंग अर्थ्स नेचुरल, जो प्राकृतिक संसाधन हैं अर्थ के, उनका मापन करना। तो दोस्तों ये जो ग्रेप्स 3 है गामा रे एस्ट्रोनॉमी, इसका पर्पज जो है कॉस्मिक रे का अध्ययन करना। कॉस्मिक रे, जो ब्रह्मांड की कॉस्मिक रे का अध्ययन करना, जिनके बारे में ब्रह्मांड की जानकारी मिलती है, तो इसका पर्पज यही है कॉस्मिक रे की। तो ग्रेप्स 3 जहाँ भी आपको नाम दिखाई दे तो उसका मतलब है कि टू स्टडी कॉस्मिक रेज। भारत में ऊटी में स्थित ग्रेप्स 3 प्रयोग टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है, TIFR, मुंबई, भारत और ओसाका सिटी यूनिवर्सिटी ओसाका के सहयोग से ये शुरू हुआ था। ठीक है। ग्रेप्स 3 का मैंने बता ही दिया अध्ययन। तो सहयोग से कहाँ पर है? वैसे बात करें हम, भारत के ऊटी में है। किसके सहयोग से? ओसाका सिटी यूनिवर्सिटी जापान के सहयोग से ये शुरू हुआ। और हमारे यहाँ पर क्या है? TIFR जो है मुंबई का, ये भारत की, और ओसाका यूनिवर्सिटी जापान के बीच में सहयोग से ये शुरू हुआ है। अब चर्चाओं में ये है कि ग्रेप्स 3 था, इसका मतलब क्या है? ब्रह्मांडीय किरणों का अध्ययन करने के लिए डिजाइन इसको किया है। जब ब्रह्मांडीय किरणें पृथ्वी के चारों ओर वायु कणों पर बमबारी करती हैं तो म्यूऑन व अन्य कण निकलते हैं। ये एक सिंपल एक थोड़ी जानकारी के लिए था कि जब ब्रह्मांडीय किरणें पृथ्वी के चारों ओर वायु के कणों पर बमबारी करती हैं तो म्यूऑन, कई बार शब्द आता है इनमें, म्यूऑन क्या है? तो म्यूऑन वो कण होते हैं जो अभी यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब ब्रह्मांडीय किरणें पृथ्वी के चारों और वायु कणों पर बमबारी करती हैं तो म्यूऑन और अन्य कण उत्पन्न होते हैं। तो क्वेश्चन में ग्रेप्स 3 सिंपल इतना याद रखना, ग्रेप्स 3 क्या है? ब्रह्मांड की किरणों का अध्ययन करने के लिए। मारतंड सूर्य मंदिर किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? लद्दाख, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश। दोस्तों इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में स्थित है। ठीक है। तो वही है कि कहाँ पर स्थित है? अनंतनाग में। और ये जो है ASI द्वारा अभी संरक्षित इस मंदिर में क्या की गई? थोड़ी सी ब्रीच की गई, सेंधमारी की गई। तो यहाँ पर ये 8वीं शताब्दी में राजा ललितादित्य मुक्तापीठ के द्वारा निर्मित है। अब यह माना जाता है कि 14वीं शताब्दी में सुल्तान सिकंदर शाह ने इसे ध्वस्त कर दिया था, तो इसलिए ये थोड़ा सा चर्चा में है। ठीक है। राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान के एडवोकेट जोधपुर हाई कोर्ट ने कहा कि भाई जल्दी से नियुक्ति करो। राज्य सरकार से जवाब मांगा है। तो उसके बाद जो भजनलाल शर्मा जी हैं उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी को राजस्थान में एडवोकेट जनरल के रूप में क्या कर दिया है? नियुक्त कर दिया है। तो राजेंद्र प्रसाद जी को नियुक्त कर दिया है। राज्यपाल राजस्थान के कलराज मिश्र हैं, उन्होंने नियुक्ति को मंजूरी भी दे दी है। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा गहराई वाले कुछ भी नहीं है। एग्जाम की दृष्टि से जितना मतलब पूछा जाता है उतने क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। हाल ही में 5 रामसर साइट जोड़ने के बाद भारत में कुल कितनी रामसर साइट हो गई हैं? दोस्तों 5 अभी होगी, 75 पहले थी, तो टोटल कितनी होगी? 80 रामसर साइट होगी। अब अगर आपको 5 नए वाली देखनी है तो जो जनवरी 2024 में जोड़ी गई हैं वो देख लीजिए। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कहाँ पर है? कर्नाटक में है। अगनासिनी मोहाना कर्नाटक में है। मगधी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में है। कराईवेटी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। लॉन्गवुड 16 रिजर्व वन तमिलनाडु में है। तो टोटल 80 हो गई, ये आप देख सकते हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? यानी भारत के साथ UPI पेमेंट भुगतान लेने वाला, UPI वाला भुगतान लेने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो दोस्तों ये बना है फ्रांस। ऑप्शन डी जो है ये सही है। भारत से क्या करेगा? UPI भुगतान स्वीकार करेगा। ठीक है। इसके लिए जो अपना जो NIPL ने
फ्रांस की लायरा ई कॉमर्स से साझेदारी की है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने साल 2000 में यूपीआई को लॉन्च किया था। तो फ्रांस की लायरा के साथ क्या किया है, साझेदारी की है। अब फ्रांस के साथ डिजिटल भुगतान स्वीकार मतलब भारत से ही ये करेगा फ्रांस, ठीक है। केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 2 करोड़ से बढ़ाकर इन्होंने कितना कर दिया है, 3 करोड़ कर दिया है। यानी कि ऑप्शन बी जो है ये 3 करोड़ कर दिया। लखपति दीदी योजना क्या है? इसमें क्या है कि गरीबी महिलाओं को आर्थिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ये शुरू की गई। इस योजना के तहत अभी तक 2 करोड़ महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया और अब इसका दायरा बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है। इस योजना में कौशल विकास प्रशिक्षण के तहत महिलाओं को प्लम्बिंग, एलईडी बल्ब बनाने के साथ साथ ड्रोन संचालन और उनकी मरम्मत जैसी कई तरह की अन्य ट्रेनिंग दी जाती हैं, जिससे महिला स्वावलंबी बन सकें। तो महिलाओं की ट्रेनिंग से संबंधित है ये लखपति दीदी योजना। इसका दायरा क्या है, 2 करोड़ महिलाओं को से बढ़ा करके 3 करोड़ कर दिया है। थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य जो हाल ही समाचारों में था, किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। दोस्तों ऑप्शन ए जो है तमिलनाडु में ये, तो तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य ये बन गया है, ठीक है। इरोड के में तमिलनाडु का 18 वन्यजीव अभ्यारण्य ये खुला है। कहाँ पर? तमिलनाडु के इरोड में। और बरगुर की जो पहाड़ियाँ हैं इसका जो क्षेत्रफल है 80,114.80 हेक्टेयर है और इसको नाम दिया गया थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। बस इतना ही याद रखना है। थोड़ा सा और देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि ये क्षेत्र सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को माले महादेश्वरा हिल्स टाइगर रिजर्व और कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य से जोड़ता है। तो सत्यमंगलम को महादेश्वरा और कावेरी से जोड़ता है, जो बाघों की आबादी के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारा बनता है। जैव विविधता से भी समृद्ध है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की वनस्पति और जीव के आवास के रूप में भी ये कार्य करता है। तो ये सब है। नील हाथी रिजर्व हिस्सा है, स्थानीय समुदायों के लिए जल स्रोतों सांस्कृतिक महत्व के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये मेन चीज़ यही थी कि 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य है और मैंने बताया कि सत्यमंगलम को ये कावेरी और महादेश्वरा से जोड़ता है। जैव विविधता भी, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है ये एक तरह से, मतलब समृद्ध हॉटस्पॉट टाइप ही है। तो काफ़ी समृद्ध है बायोडाइवर्सिटी के रूप में और विविध वनस्पतियों और जीवों के आवास के रूप में ये कार्य करता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल श्रमिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन स्माइल एक्स, इंपॉर्टेंट, ऑपरेशन स्माइल एक्स शुरू किया है? तो दोस्तों राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। इसका सही जवाब है तेलंगाना। तेलंगाना ने बाल श्रमिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन स्माइल एक्स शुरू किया है। तो जिससे राज्य भर में क्या है कि 3479 बाल मजदूरों को बचाया गया। अकेले साइबराबाद पुलिस ने 718 बच्चों को बचाया, 526 माता पिता से मिलाया। ये सब आंकड़े तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है कि इन्होंने क्या बाल श्रमिकों को बचाने के लिए तेलंगाना ने ऑपरेशन स्माइल एक्स शुरू किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2024 में किसे बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉरपोरेट अवार्ड दिया गया? हिंडाल्को, आरईसी लिमिटेड, आईओसीएल, टाटा पावर। दोस्तों सही जवाब है आरईसी लिमिटेड को। विद्युत क्षेत्र से संबंधित है ये। विद्युत मंत्रालय के तहत कार्यरत महारत्न उद्यम आरईसी लिमिटेड को द एसेट ट्रिपल ए अवार्ड फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस 2024 में प्रतिष्ठित बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉरपोरेट पुरस्कार दिया गया। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि किसको दिया गया है। सिंपल सिंगल लाइन, आरईसी लिमिटेड को बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉरपोरेट पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र से संबंधित है। हाल ही में किसने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? डगलस मैरी, कार्ल मैक्सवेल, जैक्स डिलर, कार्टर ग्लास। तो ऑप्शन डी जो है कार्टर ग्लास, 2 साल का बच्चा है। इन्होंने माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है। तो 2 वर्षीय कार्टर ग्लास ने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के, ये मैंने बता ही दिया, पर्वतारोहण के इतिहास में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है ये। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही समाचारों में देखी गई ब्लैक क्राउंड नाइट हेरॉन जिसका नाम है नेक्टिकोरेक्स का प्रारंभिक निवास स्थान क्या है? तो ब्लैक क्राउंड नाइट हेरॉन, इसका
जो वेटलैंड में पाया जाता है, तो इसका निवास स्थान जो ऑप्शन ए है वेटलैंड्स में पाया जाता है। अभी मणिपुर में क्या है, ये एक मर्त पाया गया तालाब में, चर्चाओं में था, और IUCN में लीस्ट कंसर्न्ड रूप में इसको वर्गीकृत किया गया है। तो हाल ही में इम्फाल के स्थानीय तालाब में उतरा था और बाद में मर गया था। भारतीय वायुसेना द्वारा और चीन ने भी इसको क्या की है, टैगिंग करी है, इसलिए ये चर्चा में था इसकी। ठीक है, भारतीय वायु सेवा द्वारा वायु शक्ति 2024 अभ्यास कहाँ किया जाएगा? जैसलमेर, ग्वालियर, जामनगर, नई दिल्ली। तो दोस्तों ये जैसलमेर में चल रहा है। ठीक है, चल रहा है मतलब 17 फरवरी से शुरू होगा ये। तो ये वायु शक्ति जैसलमेर में होगा। ठीक है, और राजस्थान के जैसलमेर में पोखरण एयर टू ग्राउंड रेंज में वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन, वायु शक्ति अभ्यास का अंतिम संस्करण 16 फरवरी 2019 को आयोजित किया गया था। 5 साल बाद अभी फिर से आयोजित हो रहा है। हाल ही में किस कंपनी ने इंसानी दिमाग में ब्रेन चिप लगाई है? तो किस कंपनी ने लगाई है? एप्पल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, न्यूरालिंक्स। तो डी ऑप्शन जो है न्यूरालिंक है। एलन मस्क के न्यूरालिंक ने एक बड़ा कारनामा कर दिया, मानव के दिमाग में एक चिप लगा दी भाई। इनकी जानकारी खुद एलन मस्क ने दी है और कहा है कि जिस व्यक्ति के ब्रेन में चिप लगाया गया है उसकी हालत में सुधार हो रहा है। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है? टेलीपैथी है। टेलीपैथी नाम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे चुना गया है? ठीक है, तो ये जो इंदु मल्होत्रा, रितु बाहरी, रूमा पाल, हिमा कोहली। ऑप्शन बी जो है रितु बाहरी को उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में चुना गया है, याद रखना है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में आयोजित एक समारोह में रितु बाहरी जी को शपथ दिलाई और पूर्व न्यायाधीश क्या है, विपिन सांधी का इन्होंने स्थान लिया है। कैलगनार स्पोर्ट्स किट योजना जो हाल ही समाचारों में देखी गई, किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। कैलनगौर स्पोर्ट्स किट योजना। तो दोस्तों ये जो है तमिलनाडु के द्वारा क्या की गई, ये शुरू की गई। ठीक है, किसके द्वारा शुरू की? तमिलनाडु के। खेल और युवा कल्याण मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने एम करुणानिधि की जन्म शती के उपलक्ष्य में 12,000 ग्राम पंचायतों में खेल उपकरण वितरित किए और ये किट पहल की घोषणा की। ये योजना जो है तमिलनाडु के तिरुचि में शुरू होगी 7 फरवरी से। तो तमिलनाडु से संबंधित है, नाम याद रख लेना। कैलगनौर स्पोर्ट्स किट ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखना है, क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा कुछ पता नहीं। तो तमिलनाडु के तिरुचि में शुरू हुई। हाल ही समाचारों में उल्लेखित फेंटेनल क्या है? फेंटेनल क्या एक प्रकार की दवा, आक्रामक पौधा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या क्षुद्र ग्रह है? दोस्तों ये क्या है? एक ड्रग्स है, यानी कि एक प्रकार की दवा है। ठीक है, जिसे अमेरिका में, ये एक दर्द की दवा है। ठीक, दर्द की दवा है। अमेरिका में चीन की उत्पादित सामग्री से जुड़ा हुआ है। हेरोइन से 50 गुना और मॉर्फिन से 100 गुना ताकतवर है और दर्द के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अमेरिका में अच्छा काम कर रही है। चीन की उत्पादित सामग्री से जुड़ा हुआ है ये। तो अवैध रूप से इसका निर्माण और बिक्री भी की जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा साइंस एंड टेक से संबंधित साइंस का क्वेश्चन। फेंटेनल क्या है ये? तो ये एक दर्द की दवा है, फेंटेनल। हाल ही समाचारों में देखे गए घर पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऐतिहासिक स्मारकों की बहाली की निगरानी और ट्रैक करने के लिए, बच्चों की बहाली और पर्यावरण को डिजिटल रूप से ट्रैक और मॉनिटर करने के लिए, बच्चों को स्वस्थ सेवाएं प्रदान करना आगामी आपदाओं के। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है बी, बच्चों को बहाली और पर्यावरण को डिजिटल रूप से ट्रैक और मॉनिटर करने के लिए। ठीक है, तो बच्चों की बहाली घर पोर्टल, यही याद रखना है। क्योंकि जो बच्चे क्या होता है, अपहरण कर लिए जाते हैं, उनकी बहाली और पर्यावरण को डिजिटल रूप से ट्रैक और मॉनिटर करने के लिए शुरू किया गया। व्हीट ब्लास्ट जो हाल ही समाचारों में देखा गया गेहूं की फसल का एक रोग है, ये क्या है? फंगल है, बैक्टीरियल है, हेलमिंथेस है या वायरस है? तो दोस्तों ये भी एक फंगल डिजीज़ है। ये गेहूं व्हीट ब्लास्ट देखा गया और इसमें देखा 13% तक की कमी आई है इसके, ऐसा मतलब अंदाज़ा लगा रहा है कि 13% की कमी आएगी इसके कारण, इसके उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में। तो इसलिए चर्चा में था। फंगल है, व्हीट ब्लास्ट याद रखना है, एक फंगल डिजीज़ है गेहूं की। तो 2025 तक गेहूं उत्पादन में इन्होंने कहा है कि 13% की कमी की भविष्यवाणी की है।
हाल ही झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, चंपई सोरेन, आदित्य सोरेन। इसका दोस्तों सही जवाब है सी, चंपई सोरेन। हाल ही में किस सेना बल ने 2024 को सिविलियन ईयर घोषित किया है? दोस्तों भारतीय नेवी ने, क्योंकि यहाँ पर नेवी एयरफोर्स जो भी है वहाँ पर कुछ सैन्य लोग भी काम करते हैं और असैन्य, जैसे कुछ तो जैसे बंदूक से संबंधित काम भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर असैनिक कुछ सिविल वर्दी में भी लोग यहाँ पर काम करते हैं, तो उनको समर्पित किया है 2024 ईयर को भारतीय नेवी ने। अगला क्वेश्चन है कि सी केयर्स वेब पोर्टल जो हाल ही चर्चाओं में था किस क्षेत्र से संबंधित है? पेट्रोलियम, नवीनीकरण, कोयला क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। दोस्तों ये किसी कोयला क्षेत्र से संबंधित है, तो यहाँ पर लोग जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके वेतन को लेकर, पेंशन को लेकर उसको डिजिटल बनाना है, यही इसका मकसद है। ये सब कुछ मैंने लिखे हुए हैं, आप रीड करना चाहो तो कर सकते हो। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कोयला खदान भविष्य निधि संगठन के लिए सी केयर्स वेब पोर्टल लॉन्च किया। सी डेक के द्वारा ये विकसित है, और मैंने वो बताया ना कि पेंशन भोगियों के लिए, पीएफ के लिए, इस सब रिकॉर्ड को क्या करना है, डिजिटल बनाना है। हाल ही में किस राज्य ने डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की गई है? तो डिजिटल डिटॉक्स जो है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल। तो सी ऑप्शन जो है कर्नाटक, इसने शुरू की गई है। ऑनलाइन गेमिंग से जो है प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के, तो डिजिटल डिटॉक्स का नाम जब भी आता है कर्नाटक से संबंधित है। और अत्यधिक ऑनलाइन गेमिंग के जो प्रतिकूल जो एडवर्स इफेक्ट हैं उनको कम करने के, इसकी आवश्यकता को पहचानते हुए राज्य ने क्या किया है, एक जिम्मेदार गेमिंग वातावरण बनाने के लिए डिजिटल डिटॉक्स पहल की घोषणा की है। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ बनाया जाएगा? आईआईटी रोपड़, आईआईटी रुड़की, दिल्ली विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मानव डीएनए बैंक बनाया जाएगा। तो विभिन्न प्रकार की बीमारियों का भी पता लगेगा, सब कुछ है। तो मानव डीएनए बैंक कहाँ पर है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। हाल ही में भारत सरकार ने किस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिया है? तो दोस्तों सी ऑप्शन जो है सूरत एयरपोर्ट को क्या दिया है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का। गुजरात का ये तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। मेसोलिथिक युग के शैल चित्र हाल ही में किस राज्य में खोजे गए हैं? तो मेसोलिथिक का अगर हम बात करें तो 12,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व का जो है काल जो है मेसोलिथिक काल में आता है। तो कुछ ही यहाँ पर शैल चित्र देखे गए हैं, तो कहाँ पर देखे गए हैं? तेलंगाना में देखे गए हैं। तेलंगाना जिले का जो पेद्धापल्ली जिला है वहाँ सीतामा लोधी गट्टू सिंगाराम में मेसोलिथिक शैल चित्रों का पता लगाया है। यहाँ पर कुछ पेंटिंग मिली है, ठीक है। तो पेंटिंग मिली है यहाँ पर, बताइए ना, 1000 फुट लंबी, 50 फुट ऊंचे जो बलुआ पत्थर के चट्टान पर ये पेंटिंग इन्होंने देखी है। तो मेसोलिथिक काल की है। तो मेसोलिथिक काल मैंने बता ही दिया कि 12,000 से 10,000 साल के पूर्व का है ये मेसोलिथिक काल, ठीक है। किस एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष तीसरी बार नियुक्त किया गया है? किसको किया गया है? कपिल देव, रोजर बिन्नी, सौरव गांगुली, जैसा। ऑप्शन इसका जो है जैसा, ये तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बन गए हैं, ठीक है। इतना ही याद रखना। हाल ही समाचारों में उल्लेखित वोल्ट टाइफून क्या था? क्या था? एक नया कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण था, एक नई पर्यावरण पहल, साइबर हैकिंग ग्रुप है, क्रिप्टो करेंसी है। दोस्तों ऑप्शन सी जो है ये साइबर हैकिंग ग्रुप है। तो अमेरिकी सरकार ने हाल ही में चीन द्वारा समर्थित समूह है, ये हैकिंग ग्रुप है, और को बंद कर दिया है, जो कि कम से कम 2021 से सक्रिय था। तो आपको ये याद रखना वोल्ट टाइफून क्या है। तो वोल्ट टाइफून क्या है? साइबर हैकिंग समूह है, चीन का है, अमेरिका ने इसको बैन किया है। किस बॉलीवुड अभिनेता को प्रतिष्ठित चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया है? तो आपने देखा होगा कोरोना में भी इन्होंने बहुत काम किया था, सोनू सूद ने गरीबों की काफ़ी मदद करी थी। तो ऑप्शन सी जो है इनको चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मसाल वाहक टॉर्च बियरर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो अभिनव बिंद्रा जो हैं 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मसाल जलाएंगे, ठीक है। हाल ही में आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? उन्होंने पेटीएम पेमेंट बैंक पर प्रतिबंध लगाए हैं, ठीक है। उन्होंने घोषणा की है कुछ नए प्रतिबंध लगाए जाएंगे। अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? दोस्तों ग्रामीण विकास मंत्रालय को सबसे ज़्यादा बजट आवंटन किया गया है।
तो कुछ ये सिंगल एक एक लाइन की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, वो मैं यहाँ रख देता हूँ कि केंद्र सरकार ने फ़ोन के पार्ट्स पर आयात शुल्क को 15% से घटाकर 10% कर दिया। 37वां सूरज कुंड शिल्प मेला हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित हुआ। उत्तराखंड में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिकल स्कूटर को लॉन्च किया। ठीक है। और एक लास्ट है कि हाल ही में अत्याधुनिक केंद्रीय का जीआई सेंटर की स्थापना अयोध्या में की गई है। तो दोस्तों ये था आज का 5-6 दिन का जो करंट अफेयर, जो सिंपल सिंगल लाइन भी कुछ एक्स्ट्रा भी इसमें एक्सप्लेन की ज़रूरत पड़ी तो वहाँ भी कुछ चीज़ें डाली गई हैं। तो ये था करंट अफेयर पिछले 5-6 दिन का। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं, कोई इक्का दुक्का छूटा होगा तो अगले वीडियो में आ जाएगा, लेकिन मंथ के एंड तक आपको पूरे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।